सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, यहाँ से इस लेक्चर से हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले हम बेसिक्स बातें कर रहे थे कि ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, कैसे वो लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंट है, रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है और कैसे रेट कॉन्स्टेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट है, रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए। तो हमने इससे पहले जो भी किया वो बेसिक्स था। हमने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सोल्व करे, वो भी बिल्कुल बेसिक्स थे। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, चैप्टर हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर की भी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, हम इनके वन बाय वन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हमें कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है तो हम इसका टाइम कैसे कैलकुलेट करें, हमें उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, हम फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे। तो वो फॉर्मूलाज जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम अलग फॉर्मूलाज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम अलग फॉर्मूलाज करेंगे, ऐसे हर ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम अलग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर है, तीन ही रिएक्शन ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर। पहले हम प्रायोरिटी फर्स्ट ऑर्डर को देते हैं, फिर हम जीरो ऑर्डर पे आते हैं, देन हम सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। ओके, तो जैसे हम इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो फॉर्मूलाज है उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसको हम दो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम फॉर्मूलाज वगैरह फाइंड आउट करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसका हाफ टाइम, उसका क्वार्टर टाइम, उसका कंप्लीशन टाइम, वो सारा हम देखेंगे। ओके, इसको ड्राइव भी करेंगे फॉर्मूला को। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राफ करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। जो हमें पता है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फॉर्मूलाज के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ग्राफ। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास 5 से 6 ग्राफ आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे वहां पे भी ग्राफ आएंगे, सेकंड ऑर्डर, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अलग ग्राफ्स आएंगे। और आगे जो हम थ्योरीज करेंगे जैसे अर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी ग्राफ्स आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कोई ग्राफ दे देगा, बताओ ये कोई ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, या फिर ये हमें कोई 4 ग्राफ गिवन होंगे, हमें सही से जो ग्राफ है वो सही फाइंड आउट करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ग्राफ के बेस पे। तो हम सारे के सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूलाज फाइंड आउट करेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर हम उसके बेस पे ग्राफ करेंगे। ओके, और जो थर्ड लेक्चर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, उसके अंदर हम उसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि मैं 5 to 6 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो उससे क्या होगा, उसका आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरह सोल्व करना है। देन मैं आपको डीपीपी दूंगा, फिर आपने डीपीपी क्या करनी है, सोल्व करनी है। ओके, तो इस तरह हम वर्क करेंगे। पहले हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड, थर्ड, फिर हम सबको जनरलाइज कर देंगे। ओके, सो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम ना एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स से कि जो हमारी एक रिएक्शन है ए से कहां पे गई है, वो बी पे गई है। ए क्या, ए हमारा रिएक्टेंट है, बी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया कि जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब देखो, अगर ये रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अगर एट टाइम टी, एट टाइम, अगर मैं टाइम को जीरो लूं, एट टाइम जीरो, अगर हमारा टाइम जीरो, देखो मैंने आपको पहले ही बताया अगर टाइम हमारा जीरो, टाइम जीरो का मतलब है कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई। रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा 100% होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा। कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी टाइम क्या, टाइम जीरो है। अगर टाइम जीरो है तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो वहां पर जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा 100% होगा, और प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो मैंने मान लिया कि जब टाइम हमारा जीरो है, टाइम जीरो पे क्या होगा कि जो ए है, ए की कंसंट्रेशन मैंने मान ली ए नोट। जो टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे जो ए की कंसंट्रेशन है वो क्या, ए नोट है। ए नोट का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ए नोट होगी। जब टाइम हमारा टी हो गया, एट टाइम इज इक्वल टू टी, अगर टाइम क्या होगा, टाइम हमारा जीरो हो गया। देखो, अगर टाइम हमारा जीरो होगा तो मैंने मान लिया कि जो ए है, ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट है। ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग में जो 100% होती है। जब हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम है एट टाइम टी, एट टाइम टी, देखो जो टी टाइम है वो कंप्लीशन टाइम नहीं है, वो कंप्लीशन, जैसे लेट्स से कि हमारी कोई रिएक्शन अगर
5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, मतलब उसका कंप्लीशन टाइम 5 मिनट है। ओके, तो जो ये हमारा टी है, ये हमारा टी क्या होगा, 5 से कम होगा। ये टी क्या होगा, 5, मतलब कोई भी एक रैंडम वैल्यू होगी 0 और 5 के बीच की होगी, ना ये एग्जैक्टली 5 होगा, ना ये एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा। उन दोनों की क्या करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है एक ही कंसंट्रेशन क्या होगी, एक ही कंसंट्रेशन होगी हमारी 80। एक ही कंसंट्रेशन क्या होगी, एक कंसंट्रेशन होगी 80। मैंने मान लिया कि जब टाइम 0 है, टाइम 0 पे क्या होगा, ए हमारा मैक्सिमम होगा 100%, तो वो क्या होगी, ए नोट कंसंट्रेशन होगी। एट टाइम टी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम मतलब वो कंप्लीशन टाइम नहीं, कंप्लीशन टाइम से क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई रिएक्शन हमारी 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो जो टी है ना, टी 5 से क्या है, वो कम है। टी क्या है, टी 5 से कम है। तो उसके ऊपर जो हमारी ए की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 80 होगी। मैंने मान लिया कि जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 80 होगी। ओके, अभी मैं सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। और देखो हमें पता है इनमें से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली ए नोट क्या होगा, ए नोट ग्रेटर होगा, और 80 क्या होगा, 80 हमारा कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना, स्टार्टिंग में जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, 100% होता है। रिएक्टेंट का तो वो 100% होता है। जैसे जैसे टाइम पास करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टाइम पास करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू होती है। तो ऑब्वियसली ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये एट टाइम टी कंसंट्रेशन है। तो ए नोट क्या होगा, ज्यादा होगा, और 80 क्या होगा, 80 हमारा कम होगा। 80 क्या होगा, 80 हमारा कम होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया। अब देखो हमें पता है कि अगर हमें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे किया था, ए क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट है, बी क्या है हमारा, बी हमारा प्रोडक्ट है। तो ए की तो हम बताएंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन किसके लगाते हैं, डिक्रीज के लिए लगाते हैं। इज इक्वल टू पॉजिटिव डीबी बाय dt, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए की तो हम बताएंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और बी की बताएंगे हम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये हमने अच्छे से किया हुआ है, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये इक्वेशन लेट कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन के आगे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, तो देखो ये तो हमने फाइंड आउट किया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट किया है, ये तो हमने फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। एक रेट ऑफ रिएक्शन हम रेट लॉ के बेस पे भी निकालते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन किसके बेस पे निकालते हैं, रेट लॉ के बेस पे भी निकालते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा रेट है, रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के ए। अब देखो हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के जो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर सम अननोन नंबर विच इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। और वही क्या बताता है, वही हमें ऑर्डर के बारे में बताता है कि ए की पावर में कुछ ना कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, और वही क्या होता है, वही हमारा ऑर्डर होता है। वही क्या होता है, वही हमारा ऑर्डर होता है। हमने पहले ही कंसीडर करके चले हैं कि ये रिएक्शन कैसी है हमारी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमने पहले ही कंसीडर किया हुआ है कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन हमारी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका मतलब है कि ए की पावर जीरो आएगा, ए की पावर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। ए की कुछ ना कुछ पावर है, और वही पावर हमारा ऑर्डर होता है। ए की कुछ ना कुछ पावर होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, रेट लॉ यही तो बोलता है। तो ए की कुछ ना कुछ पावर है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, और जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हमने पहले ही कंसीडर करके चले कि ऑर्डर क्या है, जीरो है, तो ए की पावर भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ए की पावर भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, तो ये आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गई यहाँ पे। ओके, अब देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, ये भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल, ये भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आया, के ए की पावर जीरो। के ए की पावर जीरो का मतलब क्या है, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहां से ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। यहां से क्या लिख सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, आ रिएक्शन is said to be zero order if rate
इज इंडिपेंडेंट if rate is independent on concentration of reactant, concentration of reactant, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जहां पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। देखो किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। अगर मैं यही बोलता कि ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे वन आता, जीरो की जगह क्या आता, वन आता। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिपेंड कर गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर क्या कर गया, वो डिपेंड कर गया। बट जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी मर्जी आप इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो, उससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, देखो ये भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी क्या, ये भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, इस वैल्यू को हम इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। जो ये वैल्यू है हमारी, इसको हम इसके इक्वल क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू इसको हम इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ डीए बाई डी टी, माइनस ऑफ डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नोट, माइनस ऑफ डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नोट, के ए नोट के इक्वल आएगा। ओके, अब हमें पता है कि देखो किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहां से क्या आ गया हमारा, डी ऑफ ए इज इक्वल टू एक नोट की पावर जीरो, तो वन आ गया, तो क्या आ गया, के ऑफ डी टी। ए नोट की पावर जीरो क्या आ गया, वन आ गया, तो क्या आ गया, के ऑफ डी टी आ गया। ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो डी ऑफ ए क्या आ गया, माइनस ऑफ के डी टी आ गया। डी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ के डी टी आ गया। देखो अब हम करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। देखो जो भी हम फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं वो इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं। जो भी हम फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए ना जो भी हम ये कर रहे हैं इसको हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हो आप। जीरो ऑर्डर से पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। अब देखो आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल भी यूज कर सकते हो और इनडेफिनेट भी यूज कर, दोनों से आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम डेफिनेट कर लेते हैं, बाद में जैसे आप इनडेफिनेट करोगे तो वहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बाद में। ओके, तो ये कि अगर आप डेफिनेट कर रहे हो तो वहां पे सी कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे। डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, डी ऑफ टी। अब देखो डी ए कहां से कहां जा रहा है हमारा, ए नोट से ए टी जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है हमारा, ए नोट से ए टी जा रहा है। और टी टाइम कहां से कहां जा रहा है, टाइम हमारा जीरो से टी जा रहा है। टाइम कहां से कहां जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है। तो ये आगे हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई है। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी ए का वन का इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी ए, वन को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू डी ए, वन का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, वो एक्स होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और यहाँ पे ए नोट और यहाँ पे क्या आएगा, ए टी आएगा। ये बनेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। अब वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर वन का इंटीग्रेशन जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे वही वैल्यू आती है, जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे वही आता है। तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टी आएगा, जीरो और यहाँ पे क्या है, टी है, जीरो और यहाँ पे क्या है, टी है। क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। अपर लिमिट टी होगा, लोअर लिमिट क्या होगा, जीरो, तो क्या आ गया, के ऑफ टी आ गया। ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे माइनस है, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा, ए नोट माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू
के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। बस यही आपने याद रखना है कि पूछेगी जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये याद रखना है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। बाकी मैं आपको लास्ट में जनरलाइज करा दूंगा, जैसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, इसके बाद से सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फिर हम nth ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे मैं फॉर्मूला आपको ड्राइव करा दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ओके, यहां से हम के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, तो क्या आएगा 1/t नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, ये हमारा ए नॉट माइनस ए टी हो गया, ये क्या होगा, ये हमारा ए नॉट माइनस ए टी होगा। तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, फॉर्मूला आ गया ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया हमारा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। आपको पता होना चाहिए कि जो ए नोट है, ए नोट क्या है हमारा, ए नोट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है यहाँ पे। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आ गया ये ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, आपने याद रखना है, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी हो गया। ओके, अब देखो जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये है ना, यहाँ पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, चलो ये तो गिवन होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकालना है, अगर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप पहले लिख लो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है ये ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। ओके, चलो अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की गिवन है तब तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की गिवन ही नहीं है, अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है कि भाई एट टाइम टी पे प्रोडक्ट इतना बन गया, एट टाइम टी पे प्रोडक्ट हमारा इतना बन गया, तो हम वो कैसे बताएंगे, उसको भी तो हमें रिलेट करना पड़ेगा ना। देखो मैंने यहाँ पे ए नोट लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा, ए टी लिखा है, क्या मैंने बी के बारे में कुछ लिखा, नहीं लिखा, बी की कंसंट्रेशन लिखी, नहीं लिखी, ए नोट लिखा, क्या लिखा, सिर्फ ए टी लिखा। तो ये था मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में अपना फॉर्मूला ड्राइव किया है। ऐसे मेरे को प्रोडक्ट की टर्म्स में भी करना है, ऐसे क्या करना है, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी करना है। देखो एक तरीका तो वही है कि मैं आपको बी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाऊं और उसको पूरे को क्या करो, आप इंटीग्रेट करो, लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा। एक बिल्कुल सिंपल तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि वही है कि एक हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है। ठीक है, एक हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है। जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है, जब टाइम हमारा जीरो है, एट टाइम जीरो, मैंने मान लिया कि जो ए है ना, कैपिटल ए, उसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल ए। जो हमारा कैपिटल ए है उसकी कंसंट्रेशन है स्मॉल ए, उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए। बी क्या होगा, बी जीरो होगा, भाई अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। ए हमारा मैक्सिमम है, ए क्या, ए हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना मान लिया, ए मान लिया स्मॉल ए। और बी क्या होगा, बी जीरो होगा, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन तो स्टार्ट होगी अब। ओके, फिर एट टाइम टी, अगर टाइम क्या हो, टाइम हमारा टी हो, जब टाइम टी होगा ए में से कुछ क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएगा, ए में से कुछ क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएगा ना। मैंने मान लिया कि ए में से कितना डिसोसिएट हो गया, एक्स हो गया, ए में से कुछ कम हो जाएगा ना। मैंने मान लिया कि एक्स क्या हो गया, एक्स कम हो गया। अब अगर एक्स कम हुआ है तो ये भी कितना बनेगा, एक्स बनेगा। सॉल्यूमेंट क्वेश्चन 1-1 है ना, कि ए में से अगर एक्स कम होगा तो एक्स से क्या बनेगा, बी बनेगा। ए में से एक्स कम होगा तो एक्स से क्या बनेगा, बी बनेगा। ओके, तो एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है, एक्स है। एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो तो है हमारी ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
वो है हमारी एक्स। जब टाइम टी हो जाएगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितनी है, वो तो है हमारी ए माइनस एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, वो होगी हमारी एक्स होगी। ओके, अब देखो आपको नहीं लगता कि जो ये हमारा ए नोट है वही हमारा स्मॉल ए है, जो हमारा ए नोट है वही क्या, वही हमारा ए है। तो ए नोट तो क्या हो गया हमारा ए आ गया। देखो ए नोट ये भी क्या था, एट टाइम जीरो, जब टाइम हमारा जीरो था तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी थी, ए नोट। और ये भी यही है कि जब टाइम हमारा जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, स्मॉल है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों इसका मतलब इक्वल है। दोनों क्या, दोनों इसका मतलब इक्वल है। ओके, जब टाइम टी था तो ए टी कितना था, जब टाइम टी था तो ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए टी थी। और यहाँ पे भी टाइम टी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स। तो जो ए टी है वो है ए माइनस एक्स। ये आपको यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आपको समझ आना चाहिए कि दोनों में इक्वेशन के अंदर सेम बातें कर रहे हैं पर उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि यहां पर भी टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ए नोट है, यहां पर भी टाइम जीरो तो कंसंट्रेशन स्मॉल है। इसका मतलब ए नोट और ए क्या है, सेम है। ए नोट और ए क्या है, सेम है। जब टाइम टी है कंसंट्रेशन है 80, जब टाइम टी है कंसंट्रेशन है 80, जब टाइम टी है कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कि 80 और ए माइनस एक्स दोनों क्या है, दोनों हमारे इक्वल है। दोनों क्या, दोनों हमारे इक्वल है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी है। ओके, ए नोट क्या है, पुट करो वैल्यू, ए नोट की वैल्यू होगी ए, ए टी की वैल्यू क्या होगी, ए टी की वैल्यू है ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। सो ए माइनस माइनस ए प्लस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, इज इक्वल टू के टी। ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू के टी। फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। बस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक्स इज इक्वल टू के टी। सिंपल, आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। दूसरा एक्स इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, ए नोट की वैल्यू पुट कर दिया और ए टी की वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। फॉर्मूला आ गया मेरा एक्स इज इक्वल टू के टी। यही सेम फॉर्मूला मैं डेरिवेशन से भी, मतलब इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू के टी का जो फॉर्मूला आया है उसको हम ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, फिर हम रेट लो लगाएं, फिर दोनों को एक बार पुट करें, फिर इंटीग्रेट करें। सारा कुछ करने के बाद भी क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू के टी आएगा। बट हमने एक क्या इंटीग्रेशन से कर लिया, दोबारा इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, के टी आ गया। सीबीएसई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बताओ जीरो ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, जीरो ऑर्डर का जो डेरिवेशन करो। तो आपने सिंपल ऐसे ही करना, ये करना और लास्ट में इसको भी आपने ऐसे ही करके आ जाना है। ओके, फॉर्मूला अगर ये भी है ना, एक्स इज इक्वल टू के टी के डेरिवेशन करो, तब भी आपको सिर्फ पूरा का पूरा ये करके लास्ट में आपने ये कर देना है। ओके, तो बार बार दोबारा से इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने एक बार कर लिया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया हमारा एक्स इज इक्वल टू के टी। तो दो ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, दूसरा एक्स इज इक्वल टू के टी। बाकी हमें पता होना चाहिए, हमें इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए हमने कैसे फाइंड आउट किया है। एक आप पहले रेट और रिएक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हो, फिर रेट लॉ से लगाते हो, दोनों क्या करना है, इक्वल पुट करना है। ये हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, ये हमने रेट लॉ के बेस पे किया था। दोनों के बेस पे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं प्रैक्टिस। दोनों क्या करोगे, इक्वल पुट करोगे, वहां से क्या करोगे, वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। ओके, उसको इंटीग्रेट करोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी और वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू के टी होगा। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। ए नोट एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हो कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा इतना है, वो तो फिक्स हो गया, इतना है जी स्टार्टिंग में। अब टाइम क्या है, टाइम चेंज हो रहा है, जितना टाइम चेंज होगा एटी भी चेंज होगा, कि जब टाइम चेंज होगा तो क्या होगा, एटी भी चेंज होगा। अब आपको टाइम दे दिया, एटी पूछ सकता है, एटी दे दिया, टाइम पूछ सकता है, सब कुछ दे दिया, के पूछ सकता है, सब कुछ दे दिया आपको, के पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से वेरिएशन दिखा सकता है। वहीं कि अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इसका यूज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू के टी का। ओके, बाकी अभी तो डेरिवेशंस करो, जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तभी आपको समझ आएगा कि हमें इसको कैसे यूज करना है, कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। ओके ओके, अब हमने देखा, हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, और सेकंड फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बताना है तो वो क्या है, ए नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बताना है तो वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू के टी है। ओके, तो दो फॉर्मूले हमने याद रखने हैं जीरो ऑर्डर में। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, उसके अंदर सबसे फर्स्ट करेंगे वो है हमारी यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट। देखो हमने पता है कि हमने से पहले यूनिट ऑफ के बारे में बात की हुई है, उसके ऊपर हमने प्रॉपर से वीडियो बनाई हुई है। वहां पे क्या था, हमने के यूनिट को फाइंड आउट किया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए जो के है हमारा रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट भी क्या होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यूनिट क्या थी के की हमारी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड पर सेकेंड, ये थी। हमें पता है कि एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे ऑर्डर है, तो अगर हम एन की वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर के लिए जो के है, के की यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, देखो जीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, तो क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो आपको लगता है अगर मैं आपको बोलूं कि रेट की यूनिट क्या है या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, ये बोलोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है जीरो ऑर्डर के लिए, वो भी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होगी। किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होगी, तो आंसर क्या है उसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट सेम होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो यूनिट चेंज आएगी, सेकंड ऑर्डर और यूनिट चेंज हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स रहती है, बट रेट कांस्टेंट उसकी यूनिट क्या होती है, चेंज होती है। वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो जीरो ऑर्डर के लिए दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो फर्स्ट क्या थी हमारी, यूनिट ऑफ के। अब सेकंड बात करेंगे हम कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, इसको हम बोलते हैं T 100% भी लिखते हैं और T COMP भी लिखते हैं, T कंप्लीशन। देखो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, अब कंप्लीशन टाइम एज अ नेम से कंप्लीशन टाइम वो होगा जहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जहां पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह काम करती है। लेट्स से कि इनिशियल में हमारा 100 है, इनिशियल में क्या है, इनिशियल में हमारा 100 है, 100% है, 100 ग्राम, कुछ नहीं मान सकते आप। 1 मिनट बाद क्या हो गया ये, लेट्स से कि चलो 2 मिनट मान लो, 2 मिनट बाद ये 50% रिड्यूस हो गया। 2 मिनट बाद क्या हो गया, ये 50% रिड्यूस हो गया। ओके, अगले 1 मिनट में क्या होगा, अगले 1 मिनट में ये 25 और नेक्स्ट 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 1 मिनट में क्या होगा, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर रिएक्शन का हाफ टाइम 2 मिनट है तो रिएक्शन कंप्लीट कितने में हो जाएगी, 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। अगर रिएक्शन का हाफ जो है वो 2 मिनट है तो रिएक्शन क्या होगी, 4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, हमारी बिल्कुल कंप्लीट होती है। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कभी कंप्लीट नहीं होती, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसका कंप्लीशन टाइम कितना आ गया, इसका कंप्लीशन टाइम 4 आ गया। इसका कंप्लीशन टाइम क्या आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे अगर हमें कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और उसका हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है कि किस टाइम के अंदर रिएक्शन का कंप्लीट हो, कितना टाइम लेगी रिएक्शन कंप्लीट होने के अंदर। ओके, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमें पता है कि पहले देखते हैं कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। कि कितना टाइम लेगी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होने में, दैट इज कंप्लीशन टाइम। कितना टाइम लेगी रिएक्शन हमारा कंप्लीट होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। ओके, देखो फॉर्मूले कौन कौन से ड्राइव किया हमने, फॉर्मूले 2 ही ड्राइव किया, ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT, ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। अब देखो ए नॉट तो क्या है, ए नॉट तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए नॉट क्या है, ए नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। और AT क्या है, AT हमारी एट टाइम T, जिस टाइम पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एट टाइम T उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। वही है कि जैसे अगर रिएक्शन हमारी कोई A से B पे गई है, जब टाइम हमारा 0 है, जब टाइम क्या, जब टाइम हमारा 0 है तो A की कंसंट्रेशन कितनी है, A नॉट है। जब टाइम हमारा 0, A की कंसंट्रेशन कितनी है, A नॉट, और B की कितनी है, 0 है। A की कंसंट्रेशन कितनी है, A नॉट, और B की कितनी है, 0। जब टाइम हमारा कंप्लीशन हो जाएगा, जब टाइम हमारा क्या होगा, T हमारा 100% हो जाएगा। अब T 100% का क्या मतलब है,
T 100% का मतलब है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। और रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, जीरो हो गई है। रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट अब हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो होगा। ये क्या होगा, ये हमारा जीरो होगा। पहले यहाँ पे एट टाइम टी, जैसे हम कोई टाइम ले रहे थे टाइम टी पे, यहाँ पे हम उसको 80 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हम 80 लिख रहे थे। तो 100% पे उसको क्या लिखेंगे, 100% पे उसको हम जीरो लिखेंगे। 100% पे क्या लिखेंगे, उसको हम जीरो लिखेंगे। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम 80 को जीरो पुट कर दें तो वही क्या होगा, एट का मतलब जब हमारा टाइम 100% हो जाएगा तो 80 क्या हो गया, 80 हमारा जीरो हो गया। जब टाइम हमारा 100% हो गया तो 80 क्या हो गया, 80 हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसको हम पुट करें, यहाँ पे पुट करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ए नोट इज इक्वल टू के टी, और जो ये टी को यहाँ पे T100 लिखना है आपने इस तरह से। T 100% क्या आएगा, T 100% आएगा हमारा ए नोट अपॉन के। T 100% क्या आएगा, T 100% आएगा हमारा ए नोट अपॉन में क्या आ जाएगा। तो ये कंप्लीशन टाइम है कि अगर हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है जीरो ड्यूरेशन के लिए, तो ए नोट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और के क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, के क्या रेट, दोनों को डिवाइड करोगे तो वहां से टाइम निकल कर आएगा। और ये टाइम क्या होगा, रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 मिनट आया तो इस तरह से ये निकल कर आएगा। 4 मिनट जितना भी होगा उतना निकल कर आएगा। ओके, तो यहाँ से आप 100% 100% भी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और है, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे हमने फॉर्मूला किया था x इजिकल टू के टी, x इजिकल इस टर्म्स में भी बता सकते हो। जैसे आपको, जैसे रिएक्शन हमारी ए से बी पे गई है, जब टाइम जीरो है तो ए हमारा ए है और बी क्या है, बी हमारा जीरो है। जब टाइम जीरो है तो ए क्या है, ए हमारा ए और बी क्या है, बी हमारा जीरो है। ओके, जब टाइम टी था, कोई भी अननोन टाइम था, ए में से कुछ x क्या हो गया, कम हो गया, और x क्या बन गया, b बन गया। ए में से क्या होगा, कुछ x कम हो गया और b क्या बन गया, bx बन गया। जब टाइम हमारा 100% हो गया, ये रिएक्शन अब तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, जीरो। ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, जीरो। और जो ए की कंसंट्रेशन इनिशियल थी, अब वो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो फाइनल हो जाएगी। ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। जैसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, टाइम जीरो पे ए नोट है, टाइम टी पे ए टी है, इसी का ही खेल है। सारे क्वेश्चन आगे देखना, एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। प्रेशर के टर्म्स में देगा, अभी तो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में खेल रहे हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी देता है वो। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, किस तरह हमें लिखना है और क्या क्या हमें चेंजेस कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये नहीं कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया, आगे फॉर्मूलों से भी क्वेश्चन है। जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। ओके, नो डाउट फॉर्मूले यूज होंगे, बट इस तरह से अगर जब आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं होगा। चलो जी, T 100% यहाँ पे जीरो का ये क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब है कि ये जो x है, अब x को हम a पुट कर सकते हैं, क्योंकि x क्या था, एट टाइम t जो b की कंसंट्रेशन है वो क्या थी, x थी। अब एट टाइम 100% जो b की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, a होगी। b की कंसंट्रेशन वो कितनी होगी, a होगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, हम a को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू के टी। x को क्या पुट किया, a पुट। जैसे हमने x को a पुट किया तो जो टाइम है, टाइम को हम क्या लिख देंगे, 100% लिख देंगे। ये टाइम को जरूर चेंज करना। जैसे हमने x तो कंसंट्रेशन है b की एट टाइम t, x तो कंसंट्रेशन है b की एट टाइम t, a कंसंट्रेशन है b की एट टाइम 100%, a कंसंट्रेशन है b की एट टाइम 100%। जब हमारा 100% टाइम हो गया है, b की कंसंट्रेशन कितनी है, वो a है। ओके, तो T100 क्या आ गया, a बाई में के। T100% कितना आ गया, a बाई के। वही फॉर्मूला है। a नोट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, a नोट क्या होता है, a नोट हमारा a होता है, और at क्या होता है, a माइनस एक्स। तो वही a नोट को a पुट करोगे, फॉर्मूला वही है। अब कराने को तो वैल्यू में डायरेक्ट पुट करा देता कि a नोट क्या होता है, a होता है, वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला आ गया a बाई क्या आ गया। बट नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चंस बार बार लिखने आने चाहिए, हर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, तो T100% क्या होगा, a बाई के। a बाई के गिवन होगा। a क्या है, a हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि जब टाइम जीरो था तो जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन a की थी, टाइम 100% पे b की कंसंट्रेशन उतनी ही हो जाएगी। एट 100% पे b की कंसंट्रेशन भी उतनी ही हो जाएगी। ओके, तो ये आपके आना चाहिए। दो फॉर्मूले आ गए एक तरह से।
ए नोट बाई के आ गया। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम की टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, ये कितने टाइम में हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए नोट बाई के या फिर ए बाई के। बात क्या है, बात दोनों ही सेम है, बात क्या है, बात दोनों ही सेम है। तो इसलिए मैं ना हर कोई फॉर्मूला दो टर्म्स में लिखूंगा, ए नोट और ए की टर्म्स में, मतलब ए नोट और ए टी की टर्म्स में, और ए और एक्स की टर्म्स में, ए माइनस एक्स की टर्म्स में। क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन के अंदर ए टी की फॉर्म में देता है, ए टी का मतलब होता है कि उसके अंदर ए माइनस एक्स है, कई बार सिंपली एक्स की टर्म्स में देता है, तो दोनों की टर्म्स में हमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बोलूंगी हाफ लाइफ बताओ, रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 मिनट। रिएक्शन कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 मिनट। अगर मैं पूछूंगी बताओ इसका हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ टाइम कितना है, तो कितना होगा वो 2 मिनट होगा। कि रिएक्शन में जब हाफ रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, 2 मिनट में कंप्लीट हुई है। रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, 2 मिनट में हाफ रिएक्शन हो गई है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट reduced to its half, initial concentration of reactant reduced to its half of its initial concentration of reactant। ओके, तो हाफ लाइफ क्या होगा, टाइम एट विच half of the initial concentration of reactant, time at which half of the initial concentration reactant has reacted, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम हाफ लाइफ बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम हाफ लाइफ बोलेंगे। अब हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम लिखते हैं टी हाफ से, और लिखते हैं टी 50% से। टी 50% का मतलब क्या है कि 50% रिएक्शन हमारी हो गई है, हाफ रिएक्शन हमारी हो गई है। जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेके चले उसमें से हाफ रिएक्ट हो गया है। लेट्स से कि हम 10 ग्राम लेके चले तो 5 रिएक्ट हो गया, 100 ग्राम लेके चले तो 50 ग्राम क्या हो गया, रिएक्ट हो गया। 100% था तो 50% क्या हो गया, वो रिएक्ट हो गया। बचा कितना, 50 बचेगा। बचा कितना, 50 बचेगा। ओके, तो ये अगर हम रिएक्शन लिखें, वही ए से कहाँ गई है रिएक्शन हमारी, बी गई है। रिएक्शन ए से कहाँ गई है, ए से रिएक्शन हमारी बी गई है। जब टाइम 0 है ए की कंसंट्रेशन ए नोट, जब टाइम 0 ए की कंसंट्रेशन ए नोट। जब टाइम टी है ए की कंसंट्रेशन 80, जब टाइम टी है ए की कंसंट्रेशन 80। जब टाइम हाफ है, जब टाइम क्या हाफ है, तो जब टाइम हाफ होने का मतलब क्या है कि ए नोट बाय क्या हो गया, 2। जब टाइम हाफ है तो वो क्या हो गया हमारा, ए नोट बाय 2 हो गया। जब टाइम हाफ है तो क्या हो गया, ए नोट बाय 2 हो गया। ओके, चलो जी, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब देखो, अब ए टी की जगह हम ए नोट बाय 2 पुट कर सकते हैं। ए टी की जगह क्या कर सकते हैं, ए नोट बाय 2 पुट कर सकते हैं। कि ए टी तो क्या था कि एट टाइम टी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, 80 होगी। अब वही कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नोट बाय 2 हो गए। भाई स्टार्टिंग में 100% था और जब रिएक्टेंट था तो कंसंट्रेशन है हमारी ए नोट, उसमें से हाफ रिएक्ट हो गया, उसमें से क्या हो गया, हाफ रिएक्ट हो गया। बचा कितना, ए नोट बाय 2। बचा कितना, ए नोट बाय 2। तो ए टी की जगह पुट करो ए नोट बाय 2। जैसे हम ए टी की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए नोट माइनस ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू के टी। ए नोट माइनस ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू के टी। यहां से पुट करेंगे तो ए नोट माइनस ए नोट बाय 2, तो क्या बचेगा, ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू, देखो के टी को यहां पे टी हाफ कर देना, इज इक्वल टू टी हाफ। तो अल्टीमेटली जो टी हाफ है वो कितना आ गया, टी हाफ आ गया हमारा ए नोट अपॉन 2 के। टी हाफ है, टी हाफ कितना आ गया हमारा, ए नोट बाय 2 के। टी हाफ कितना आ गया, ए नोट बाय 2 के आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। ओके, जैसे टी 100% का फॉर्मूला क्या था, ए नोट बाय के। टी 50% का फॉर्मूला क्या है, ए नोट बाय 2 के। टी 50% का फॉर्मूला कितना है, ए नोट बाय 2 के फॉर्मूला है ये। ओके, चलो
ए के टर्म्स में निकाल सकते हो आप। ए के टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो हमें पता है कि ए नोट की वैल्यू क्या होती है, ए होती है। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ए बाय 2k। फॉर्मूला कितना आ गया, ए बाय 2k आ गया। ओके, तो इसको आप कर भी सकते हो इस तरह से, जैसे रिएक्शन हमारी ए से कहाँ गई है, बी पे गई है। जब टाइम 0 है ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन 0। जब टाइम 0 है ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन 0। जब टाइम t है ए में से कुछ x कम हो गया, x क्या बन गया, b बन गया। ए में से कुछ x क्या हो गया, कम हो गया, x क्या बन गया, b बन गया। जब t हमारा t हाफ हो गया, जब t क्या होगा, t हमारा t हाफ हो गया, तो a में से a/2 क्या हो गया, कम हो गया। a में से a/2 क्या हो गया, कम हो गया। और b कितना बन गया, b हमारा a/2 बन गया। b कितना बन गया, b हमारा a/2 बन गया। ओके, तो इसका मतलब है कि जो x है, कंपेयर करो ना इसको, कंपेयर करने पे x कितना आ रहा है हमारा, a/2 आ रहा है। कंपेयर करने पे x कितना आ रहा है, x हमारा a/2 आ रहा है। ओके, तो पुट करो, फॉर्मूला क्या था, x इजिकल टू KT। x की जगह पुट करो a/2, टाइम की जगह पुट करो t हाफ। फॉर्मूला क्या हो गया, a/2 इजिकल टू k ऑफ t हाफ। t हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, a/2k। टी हाफ का फॉर्मूला कितना होगा, a/2k। तो फॉर्मूला वही है, a/2k। ओके, तो भैया कि अगर आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है तो फॉर्मूला कितना आएगा, a/k। तो फॉर्मूला कितना आएगा, a/k, या फिर a0/k। अगर आपको टी हाफ निकालना है, टी हाफ का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, a/2k। फॉर्मूला क्या होगा, a/2k। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाफ रिएक्शन हमारी 2 मिनट में हो रही है। हाफ रिएक्शन कितने में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है। पूरी रिएक्शन कितने में हो रही है, 4 मिनट में हो रही है। पूरी रिएक्शन कितने में हो रही है, 4 मिनट में हो रही है। तो जीरो ऑर्डर के अंदर बहुत ही स्पेशलिटी है, ये खास बात है ये, इसे जीरो ऑर्डर को स्टडी करना थोड़ा आसान भी होता है कि अगर हाफ रिएक्शन जितने टाइम में होगी, पूरी रिएक्शन उसके ट्वाइस टाइम में हो जाएगी। हाफ रिएक्शन जितने भी टाइम में होगी, पूरी रिएक्शन उसके ट्वाइस में हो जाएगी। जैसे हाफ रिएक्शन यहाँ पे 2 मिनट में हुई है, पूरी रिएक्शन 4 मिनट में होगी। हाफ रिएक्शन 2 मिनट में हुई तो पूरी रिएक्शन कितने में होगी, 4 मिनट में होगी। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर 100% क्या है, 100% हमारा a/k है, 100% क्या है हमारा a/k है, और टी हाफ क्या है हमारा a/2k। देखो, अगर 100% हमारा a/2 में कंप्लीट हो रहा है, a/k के अंदर कंप्लीट हो रहा है, 50 कितने में होगा, a/2k में। 50 कितने में होगा, a/2k में। ओके, यहां से रिलेशन भी आ सकता है। देखो रिलेशन क्या आ गया हमारा, जैसे टी हाफ है, a/2k है। अब a/k, इसकी इतनी वैल्यू तो क्या है, इतनी वैल्यू तो t100 है, इतनी वैल्यू तो क्या t100 है यहाँ पे। ओके, इतने की जगह t100 पुट कर सकते हैं। टी हाफ इजिकल टू क्या हो गया, टी, और हाफ को जैसे 50 लिख लो, थोड़ा टिक रहे, दोनों सेम लगेंगे, 50, और यहाँ पे 100 अपॉन में 2। तो यहां से t100 कितना आ गया, 2 इंटू t50, 2 इंटू कितना आएगा, t50 आएगा। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चीज फॉलो नहीं करेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ टाइम में जितनी होगी कंप्लीट, उससे डबल टाइम में हो जाएगी। हाफ टाइम में, लेट्स से कि अगर हाफ 5 मिनट में हुई है तो पूरी रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट है। हाफ अगर आधे घंटे में हुई है तो पूरी रिएक्शन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट है। हाफ जितने में होगी पूरी उससे डबल में हो जाएगी, पूरी उससे डबल में होगी। भैया कि इसमें आप इंटरलेट कर सकते हो। आपको t100 गिवन है, t50 निकालना है, तो डायरेक्ट आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये जैसे हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें समझ आना चाहिए कि जीरो ऑर्डर एक्चुअल में है क्या, बस ये माइंड में आनी चाहिए पिक्चर। किसी बच्चे से बोले ना कि बता नहीं पाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या, ये ऐसे आपको समझ आना चाहिए कि हाँ जीरो ऑर्डर में 50% इतना है। कई बच्चे क्या करेंगे, उनको सिंपल गिवन है कि t50% इतना है तो t100 निकालो, इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। जरूरत ही नहीं है भाई, t50 है तो ट्वाइस कर दो, क्या आ जाएगा, t100% आ जाएगा। t50 जितना होगा उसको क्या करो, ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा, t100% आएगा। ओके, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी एक रहती है, मैं आपको कराऊंगा क्वार्टर लाइफ। फर्स्ट यूनिट आपको पता ही है, मैंने पहले भी करा दिया। टी कंप्लीशन में फॉर्मूला a/k, टी कंप्लीशन में फॉर्मूला a/k। t50% में फॉर्मूला क्या आएगा, a/2k। t50% में फॉर्मूला क्या आएगा, a/2k आएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वार्टर लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो है हमारा क्वार्टर लाइफ टाइम। तो जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज क्वार्टर लाइफ टाइम। देखो क्वार्टर लाइफ टाइम अगर किसी को बोलते हैं तो वो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है, क्वार्टर मतलब 1/4।
और बच्चे इसमें बहुत गलती भी करते हैं। वो ये करते हैं क्वार्टर का मतलब है कि 1/4, जहाँ पर रिएक्शन हमारी 1/4 में 25% कंप्लीट हो, तो क्वार्टर का मतलब क्या होगा 25। तो वो उनके माइंड में आता है कि क्वार्टर लाइफ टाइम मतलब जहाँ पर रिएक्शन हमारी 25% कंप्लीट हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्वार्टर लाइफ टाइम का मतलब है कि जहाँ पर रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट होगी हो, जहाँ पर रिएक्शन क्या हो गया 75% कंप्लीट हो, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर लाइफ टाइम बोलते हैं। अभी बताऊंगा कि यहाँ पे क्वार्टर लाइफ टाइम में कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। तो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है हमारा, जहाँ पर रिएक्शन हमारी 75% क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है, 75% क्यों कंप्लीट हो गया, तो उसको हम 75% कितना होगा 3/4 होगा, उसको हम 3/4 भी लिखते हैं, उसको हम 75% भी लिखते हैं, और उसको हम टी क्वार्टर क्या UTR टी क्वार्टर भी लिखते हैं। ओके, तो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होगा, वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी 75% कंप्लीट हो जाएगी। वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन क्या होगी हमारी 75% कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्वार्टर लाइफ टाइम। ओके, अब देखो क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होगा, जहाँ पर रिएक्शन हमारी 75% कंप्लीट हो जाएगी, या फिर बोलेंगे जो हमारा रिएक्टेंट है वो 25% बच जाएगा। ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन हमारी 75% हो गई है, रिएक्शन 75% हो गई है, 75% रिएक्टेंट यूज हो गया, 75% रिएक्टेंट यूज, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 25% रिएक्टेंट बच गया है, 25% रिएक्टेंट बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे क्वार्टर लाइफ टाइम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे क्वार्टर लाइफ टाइम बोलेंगे। ओके, सो द टाइम एट विच concentration of reactant reduced to 1/4 of its initial value, reduced to 1/4 of its initial value, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वार्टर लाइफ टाइम। कि वो टाइम जहां पर जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितने हो जाए 1/4 हो जाए, वो टाइम जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए हमारी वो 1/4 हो जाए, उसे वो क्या बोलेंगे, उसे हम क्वार्टर लाइफ टाइम बोलेंगे। ओके, तो इसको हमें पहले बता दें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो T 75% से कर दो, या T 3/4 से कर दो, या फिर T क्वार्टर से कर दो, इन तीनों से हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा इनिशियल फॉर्मूला था हमारा A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। ओके, तो T क्वार्टर का मतलब क्या है, T क्वार्टर का मतलब है कि जहां पर जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना बचेगा 1/4 बचेगा, जहां पर रिएक्टेंट क्या बचेगा हमारा 1/4 बचेगा। ओके, और AT क्या है, AT था हमारा जब हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाए एट टाइम T पे, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाए AT हो जाए, एट टाइम T पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो T हो। अब मैंने बोल दिया कि जो हमारा टाइम है एट टाइम जो हमारा T है वो कितना आ गया, T 75% आ गया, जो T है हमने T कितने 75% लिया, तो जो हमारा AT है, AT कितना बच जाएगा अब A0/4, AT कितना बचेगा A0/4। देखो जो AT है ना, AT है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, AT हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। मैंने बोले कि अब टाइम T नहीं है, टाइम हमारा 75% है, टाइम T ने टाइम क्या 75% है, तो अब AT भी कितना हो जाएगा 75%, तो रिएक्शन होगी है, बचा कितना 25%, तो A0/4। ये समझ आना चाहिए आपको, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट में जब 100% रिएक्शन होगी तो मैंने AT को 0 पुट कर दिया था, क्योंकि जब मेरा टाइम 100% होगा तो AT 0 होगा। AT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, जब टाइम 100% है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी 0 होगी। T हाफ पे मैंने इसको AT को A0/2 रखा था, कि इनिशियल मेरा A0 था, एट टाइम T कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है 80 है। अब मेरा जो टाइम है, टाइम 50% है, तो 50% में मेरा AT कितना हो जाएगा A0/2, 50% पे AT कितना होगा A0/2 होगा। अब मेरा टाइम 75% है, 75% का मतलब है कि रिएक्शन 75 हो गई है, तो रिएक्टेंट कितना बचा 1/4 बचा, तो अब रिएक्टेंट कितना आ जाएगा A0/4। 1/4 किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का बात करेंगे ना, 1/4 किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो ऐसे ही हमें जरूरी नहीं कि 75%, कुछ और भी एक रैंडम वैल्यू हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने AT को क्या करना है पुट करना है यहाँ पे, बस यही आपको समझ आना चाहिए। ओके, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा A0 माइनस A0/4 इज इक्वल टू KT। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 A0/4 इज, यहाँ पे KT को पुट कर दो 3/4।
तो जैसे अगर आप 80 की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको टी को भी चेंज करना पड़ेगा। टी क्या हो गया हमारा, टी 3/4 हो गया। ओके, तो यहाँ से जो आई है वैल्यू टी 3/4 की, वो कितनी आई है हमारी 3a0/4 की। वैल्यू कितनी आ गई 3a0/4 की हमारी वैल्यू आ गई। मतलब अगर हमें टी क्वार्टर निकालना है, क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है, क्वार्टर लाइफ टाइम का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होगा हमारा 3a0/4 के। क्वार्टर लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा 3a0/4 के होगा। ओके, 3a0/4 के। हम नॉर्मल ए की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको रिएक्शन ही करके दिखा दूँ तो जैसे इनिशियल हमारा ए था, ए से कहाँ पे गया, बी पे गया। इनिशियल मेरा ए था, ए से कहाँ पे गया, वो बी पे गया। देखो जब टाइम 0 है, एट टी इज इक्वल टू 0, एट जब टाइम 0 पे ए हमारा ए है और बी क्या है, बी हमारा 0 है। जब टाइम 0 है तो ए क्या है, ए है और बी क्या है, 0 है। जब टाइम हाफ हो गया, जब टाइम क्या होगा, टाइम हमारा हाफ हो गया, हाफ पे क्या होगा, ए में से हाफ यूज हो गया, हाफ बच गया। ए में से हाफ क्या हो गया, हाफ यूज हो गया और हाफ क्या हो गया, बच गया। देखो ए में से हाफ कम हो गया तो हाफ बचा, और बी भी कितना बनेगा, हाफ बनेगा। बी भी कितना बनेगा, बी हमारा हाफ बनेगा। तो जनरल कैसे लिखते हैं, ए माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स आता है, ए माइनस एक्स। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे एक्स है, एक्स कितना है, a/2 है। एक्स कितना है, एक्स हमारा a/2 है यहाँ पे। ओके, चलो जी, एट टाइम t 3/4, एट टाइम 3/4। देखो टाइम 3/4 का मतलब है कि हम a में से किसको माइनस करेंगे, a माइनस 3a/4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि देखो जब a में से हम 3a/4 माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास क्या बचेगा, a/4 बचेगा। तभी तो हमारे पास क्या बचेगा, a/4 बचेगा। तभी क्या बचेगा हमारे पास, a/4 बचेगा। तो t क्वार्टर का मतलब क्या है कि जब हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना बचा है, 1/4 बच जाता है। रिएक्टेंट कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो ये कितना बनेगा, फिर ये हमारा 3a/4 बनेगा। ये कितना बनेगा, 3a/4। तो इसका मतलब है कि x कितना आ गया हमारा, 3a/4 आ गया। x कितना आ गया, x हमारा 3a/4 आ गया। ओके, वही है कि जब टाइम हमारा 100% होगा, t हमारा 100%, तो a तो क्या हो गया, a हमारा 0 हो गया, ये 0 बच गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा a आ गया। तो वहाँ पे जो x है, x क्या हो जाता है हमारा, a के इक्वल हो जाता है। x क्या हो जाता है हमारा, a के इक्वल हो जाता है। तो भैया फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू KT। x को हम क्या पुट करेंगे, देखो x क्या आ गया हमारा क्वार्टर के लिए 3a/4, और t क्या आ गया हमारा, t 3/4 आ गया। बस बच्चे यही तो गलती करते हैं, यहाँ पे x को वो a/4 कर देते हैं। यही मोस्टली 70-80% बच्चे गलती करते हैं जब उनको क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है। x को पुट कर देंगे a/4, x को पुट कर देंगे भाई a/4। देखो x है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, x क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भाई a/4 प्रोडक्ट थोड़ा ना बना है, प्रोडक्ट तो 3a/4 बना है। a/4 का मतलब है 25%, भाई प्रोडक्ट हमारा 25% बना है, नहीं प्रोडक्ट हमारा 75% बना है। प्रोडक्ट कितना बना है हमारा, 75% बना है। यही समझ आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट कितना बना है 70, मतलब 75% रिएक्शन हो चुकी है। तो टी कितना आएगा, 3/4 आएगा। पुट करो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 3a/4 इज इक्वल टू के, टी की जगह कितना आएगा, t 3/4 आएगा। तो t 3/4 कितना आ गया, वो आ गया हमारा 3a/4 की। t 3/4 कितना आ गया, वो आ गया हमारा 3a/4 के आ गया। t क्वार्टर लाइफ टाइम आ गया। ओके, क्वार्टर इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी जो इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 1/4 बच जाएगी, इसलिए हम उसको क्वार्टर लाइफ टाइम बोलते हैं कि द टाइम एट विच जो हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है वो कितनी बचेगी, 1/4 बचेगी इनिशियल वैल्यू की। ओके, तो t 3/4 कितना आ गया, 3a/4 क्या आ गया, t 3/4 कितना आया, 3a/4 क्या आ गया। ओके, अब देखो हमने इससे पहले t हाफ निकाला था। t हाफ क्या था हमारा, t हाफ था हमारा a/2 के। t हाफ कितना था, t हाफ था हमारा a/2 के था। और t 3/4 कितना है, 3a/4 क्या है। तो उन दोनों को अगर हम रिलेट करना चाहें तो t 3/4 इज इक्वल टू 3/2 इंटू a/2 के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 मैंने इधर लिख दिया, 2 4 को ओपन कर दिया, 2 इंटू 2 में, तो a/ क्या आ गया, 2 क्या आ गया। और a/2 के ही क्या है हमारा, t हाफ है। a/2 के ही क्या है हमारा, t हाफ है। तो t 3/4 कितना आ गया हमारा, 3/2 इंटू t हाफ।
3/2 इंटू टी हाफ। टी हाफ क्या है, जब रिएक्शन हमारी 50% होगी। टी 3/4 का मतलब है कि जब रिएक्शन हमारी कितनी होगी है, 75% होगी है। टी 3/4 का मतलब क्या है, जब रिएक्शन हमारी 75 होगी है। ओके, अगर हमें टी हाफ गिवन और हमें टी 3/4 निकालना है तो जस्ट आपको क्या करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपको, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो इसमें आप थोड़ा सा आपको बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। टी 3/4 क्या आएगा, 3/2 इंटू टी हाफ आया। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी 3/4, 3/2 को 1 + 1/2। देखो 3/2 का मतलब ये है ना 1 + 1/2 और इंटू टी हाफ। टी हाफ को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टी हाफ प्लस हाफ ऑफ टी हाफ, टी हाफ प्लस हाफ ऑफ टी हाफ। यही तो हमारा टी क्वार्टर होता है। टी क्वार्टर होता है हमारा टी हाफ प्लस हाफ ऑफ टी हाफ, कि 50% प्लस 50 का 50%। 50% टी हाफ का मतलब क्या है, 50%। और ये क्या है, ये 50 का 50%, यही हमारा टी क्वार्टर होता है। 50% प्लस 50 का 50%, 50% प्लस ये 50% हो गया ना, टी हाफ क्या हो गया, 50% रिएक्शन हो गया। और ये भी क्या हमारा 50% है। 50% का भी हमने 1/2 कर दिया, 50% कर दिया। तो टी क्वार्टर हमारा यही होता है, 50% प्लस 50 ऑफ 50%। ओके, तो यही क्या होगा, ये हमारा टी 3/4 होगा। क्लियर है। तो अगर हमें टी हाफ गिवन तो हमें क्या करना है, जस्ट 3/2 से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा टी क्वार्टर आ गया। क्लियर। तो यहाँ से यही बस कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी ही थी। मैंने आपको मेनली 4 to 5 फॉर्मूलास कराए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, A0 - AT = KT, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये तो था हमारा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। सेकंड कराया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या था, X = KT था, X = KT। फिर मैंने क्या कराया आपको, फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कराई, जहाँ पे मैंने आपको कराई फर्स्ट जो थी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर मैंने बताया आपको जो T 100% कंप्लीशन टाइम, जितने टाइम पे रिएक्शन का हो गया हमारी कंप्लीट होगी, फॉर्मूला क्या आया था हमारा, A/K क्या आ गया था। फिर मैंने टी हाफ कराया, जहाँ पर रिएक्शन हमारी क्या होगी, हाफ होगी, फॉर्मूला क्या आया था हमारा, A/2 क्या आ गया। ओके, फिर मैंने आपको टी क्वार्टर क्या, टी क्वार्टर क्या, जब रिएक्शन हमारी 75% हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, 3A/4 क्या आ गया, फॉर्मूला क्या है, 3A/4 क्या आ गया। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो इतना ही है। नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ्स करेंगे और कुछ इसके प्रॉपर्टीज करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, थैंक यू सो मच।